Hello everyone. Now we will start the height and distance. Class 10th टॉपिक जो हमारा है height and distance, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं. Example 1 and Example 2 we have already discussed. Okay. In the today's class we will discuss the example 3, 4 and 5 and 6 also. Why I am solving examples first of all? Because बेटा ये है हाइट एंड डिस्टेंस और मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चों को बहुत टफ नज़र आती है, बहुत ज़्यादा टफ. मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए. चाहूँ तो मैं सिर्फ एक्सरसाइज के वीडियो देखकर भी आपको ये डाउट कहीं क्लियर कर सकती हूँ, बट आपको उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा माइंड में. तो सो मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा हार्डवर्क करके इसके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करेंगे. ओके. सो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखो. The shadow of a 1.5 meter tall student standing on a plain ground is found to be 1 meter. जो उसकी शेडो है ना, किसकी, 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ यहाँ खड़ी है तो उसकी शेडो कैसे दिखाई देती है? कुछ ऐसे दिखाई देती है, राइट. आप भी खड़े हो तो आपकी शेडो कैसे दिखाई देती है? कुछ ऐसे. तो कहने का मतलब कोई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, उसकी शेडो कैसे दिखाई देगी? कुछ ये ऐसे. ये क्या है? इसकी शेडो है, शेडो, छाया उस स्टूडेंट की. कितनी है? कह रहा है कि वो छाया कितनी है? 1 मीटर है. ठीक है. और वो जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, वो कितना लंबा है? वो है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग. मैंने क्या कहा कि जो आपको बोला है सेम वो लिखते जाओ. ये कह रहा है कि आपका 1.5 मीटर कोई लंबा स्टूडेंट है, उसकी छाया जो पड़ रही है वो 1 मीटर की पड़ रही है. एंड एट द सेम टाइम शेडो ऑफ अ टावर ऑन ग्राउंड इज 5 मीटर. और उसी सेम टाइम पर कोई एक टावर है, कोई एक क्या है? टावर. उसकी भी शेडो पड़ रही है कितनी? 5 मीटर. कितनी लंबी पड़ रही है? उसी टाइम पर, सेम टाइम पर ही 5 मीटर लंबी छाया पड़ रही है. तो ये कह रहा है कि देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, कि आपको निकालनी है ये वाली टावर की जो हाइट है उसे निकालनी है. समझ रही है क्या हो रहा है? हम इसे कैसे करेंगे? सेम टाइम का मीन्स क्या हो गया कि जितना एंगल ये उससे बना रहा है ना, उतना ही एंगल किससे बनाएगा? ये इससे बनाएगा. कहने का मतलब दोनों का एंगल क्या रहने वाला है? यहाँ पर सेम रहने वाला है. क्या रहने वाला है? दोनों का एंगल सेम. कैन आई फाइंड आउट द एंगल? क्योंकि मुझे पता है ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, राइट. क्या बन रहा है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करें हम इसको तो ये आपका बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1.5. बेस कितना है? 1. बताओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1.5 आ गया. अब इसके लिए बताओ, थीटा ये रहा, क्या लिख दूं मैं? tan थीटा इज इक्वल टू इसका हाइट और इसका बेस, हाइट अपॉन बेस. ठीक है. tan थीटा क्या दे रखा है हमको, बताओ. tan थीटा आपको गिवन है 1.5 इज इक्वल टू h अपॉन 5. तो यहाँ से एज क्या आ जाएगा? इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई से एज आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 5. कितना बन जाएगा? 15 5 से 75. 1 संख्या छोड़कर पॉइंट है, डेसिमल है, तो आपको यहाँ पर लग जाएगा. हाइट किसमें आएगी? मीटर या सेंटीमीटर में. लेकिन हमारे पहले क्वेश्चन में क्या थी? मीटर. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? मीटर. ये लगाना मत भूले वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर. कह रहा है कि वहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है
इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर, मतलब कोई अब रिवर, एक बात बताओ, रिवर हवा में तो होने से रही कि मैं कह दूं कि यहाँ तीन ही चीजें तो होती है मेरे पास, ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये तो रिवर होने से रही क्योंकि हवा में लटकेगी नहीं रिवर। और ना ही कोई रिवर स्लॉप के अंदर होती है कि पता चल रहा है कि रिवर ऐसे स्लॉप बना रही है। रिवर तो बेटा ऐसे नीचे की तरफ होती है जो कि ग्राउंड में होती है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई कितनी लंबी रिवर है आपकी, 100 मीटर ब्रॉड रिवर आपकी है, यहाँ पर 100 मीटर ब्रॉड रिवर है कोई। उस पर क्या बने हुए हैं आपके, ये देखो ध्यान से लिखा हुआ है, देयर इज ए स्मॉल आइसलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। इस 100 मीटर ब्रॉड रिवर के अंदर आपका कोई आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड मतलब क्या होता है, टापू। आपने देखा होगा कि पानी के बीचों बीच जो खंड सा बना होता है पत्थरों का, उसको बोलते हैं हम टापू, और वही होता है इंग्लिश में आइसलैंड। तो आइसलैंड बना हुआ है इस रिवर पर, एंड देयर इज अ टॉल ट्री ऑन दिस आइसलैंड। एक लंबा सा टॉल ट्री मतलब एक बहुत लंबा सा ट्री भी है, वो हमारे आइसलैंड पर है। पर मैम ये ट्री कहाँ बनाए, यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, पहले अभी क्वेश्चन पढ़ते नहीं पता चल रहा। बिल्कुल भी आपको एग्जाम्पल का आंसर नहीं देखना है, आपको खुद से समझना है कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है और मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। अभी कह रहा है कि इस आइसलैंड पर, भाई आइसलैंड तो पूरा हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है, थोड़ा साइड में भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि इस आइसलैंड पर एक ट्री है, लंबा सा कोई ट्री है, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ बनाऊं। आगे क्वेश्चन पढ़ते शायद हिंट मिल जाए कुछ। P एंड Q लाई ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर, मतलब P और Q दो पॉइंट है जो कि अपोजिट किनारे रिवर के, मतलब ये इतनी बड़ी रिवर है, मतलब ये दोनों अपोजिट किनारे हैं रिवर के, नदी के, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज P एंड दिस इज Q, ओके। नेक्स्ट ये कह रहा है मिल गया हमको, मीन्स हम ये तो हमारे किनारे हैं, तो यहाँ से तो मुझे लगता नहीं पेड़ खड़ा होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। P एंड Q एंड ट्री आर इन द सेम लाइन। आपके P Q मतलब P Q अलग है और ट्री अलग है आपका, मतलब ट्री इन पर नहीं है, कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं बीच में इस लाइन पर है। सो ये कह रहा है कि तीनों सेम लाइन पर है। आप लोग को ट्री कहाँ बना है, थोड़ा हिंट मिलने दो और आगे। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P एंड Q, कह रहा है कि यहाँ से कोई ना कोई एलिवेशन बन रहा है और Q से भी कोई ना कोई एलिवेशन बन रहा है। P से जो एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री और Q से जो बन रहा है 45 डिग्री। पर किससे बन रहा है, एट द टॉप ऑफ ट्री, मतलब ट्री के कोई टॉप, कोई ट्री खड़ा है यहाँ पर, उसके टॉप से इसका तो बन रहा है 35 और इसका बन रहा है 45, लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। मतलब P का लिखा हुआ है 30 डिग्री और Q का लिखा है 45 डिग्री। तो आपको दिखा, यहाँ मैं बना देती हूँ कोई ट्री, ये मान लो मैंने कोई ट्री खड़ा कर दिया है यहाँ से, तो इस ट्री से, इस ट्री के टॉप से इस P पॉइंट से जो एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन ही बनेगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिप्रेशन तो रहने बनने से रहा, तो ये बन गया एलिवेशन। और कह रहा है कि जो ये एलिवेशन एंगल बना है वो बना है 30 डिग्री। उसके बाद में आपका Q से बना है, वो बना है आपका 45 डिग्री। देख लो ये कम है और ये ज़्यादा है, अपने यहाँ पे नज़र आ रहा है हमको। अगर मैं बीचों बीच खड़ा कर दूंगी, मैंने बीचों बीच खड़ा क्यों नहीं किया बेटा, अगर मैं यहाँ खड़ा कर देती ना इसको, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर पहले, तो ये ज़्यादा बनता और ये कम बनता, जबकि कॉमन सेंस कहता है कि 30 कम है तो ये कम बनना चाहिए, और कम कब बनेगा, तो जितना दूर होगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़े आधे से ज़्यादा भाग पर लिया है, ताकि मेरा क्या हो, ये वाला एंगल कम हो और ये वाला एंगल ज़्यादा हो। आ गया समझ में आपको। P पॉइंट हो गया, Q पॉइंट हो गया। अब इसको कोई नया पॉइंट मान लो, कोई भी इसको R मान लो या फिर कुछ भी मान लो, और इसको मान लो आप कोई पॉइंट S मान लो, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है आपसे, अब कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। आपको फाइंड आउट करनी है ये जो मेरा ट्री है इसकी हाइट। ट्री की हाइट क्या हो गई मेरी, मैंने अज्यूम कर ली कोई मेरी ट्री की जो हाइट है वो क्या है, h है। तो आपको h फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपको क्या फाइंड आउट करना है, h। अब ये आपके पास फिगर मिल चुका है। अब इस पर आपको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको क्या निकालना है, इसका हाइट निकालना है। अब देखो मेरे को हाइट निकालनी है, हमारे पास 3 टर्म्स होती है,
थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। बेस मिल जाए, एंगल मिल जाए तो मेरी हाइट निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? पहले ये फोकस करो निकालना क्या है, हाइट। हाइट के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें होती है पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में, एंगल, हाइट और बेस। हाइट निकालनी है तो बेस चाहिए और एंगल चाहिए। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ, ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल को लूँ तो एंगल तो है बट बेस नज़र नहीं आ रहा। अभी इसको भी लूँ तो बेस नज़र नहीं आ रहा, मतलब बेस तो ये पूरा है, इतना इतना थोड़े ना है। अब एक बात बताओ, किसी एक को तो एक्स मानना पड़ेगा। मैं मान लेती हूँ कि जो ये वाला है वो मेरा एक्स मीटर है, ये जो मेरा इतना वाला है वो क्या है, मेरा एक्स मीटर है। ये रहा मेरा एक्स मीटर। तो अब देखो ध्यान से कि ये वाला कितना हो जाएगा, जब ये एक्स है तो ये पूरी 100 है तो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी ये, 100 माइनस एक्स। 100 में से एक्स घटा दो, बाकी बची हुई क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। अब ये कह रहा है आपको हाइट निकालनी है। अब देखो मुझे बेस भी मिल चुका है, हाइट निकालनी है मुझे। अब मैं इसे कैसे निकालूंगी ये मुझे सोचना है। तो देखिए अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर आप सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ तब भी एक्स आ रहा है, इस वाले को लूँ तब भी एक्स आ रहा है। क्या करते हैं देखो, सबसे पहले लिखो आप राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, PSR। क्या नाम है इसका, या फिर आपको बीच वाला एंगल दिखाना है तो आप लिखोगे इसको RPS। आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि बीच वाला एंगल हमेशा, क्योंकि हमारा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। जब भी एंगल 30 डिग्री हम अज्यूम करते हैं या ये वाला जो एंगल लेते हैं उसी का पॉइंट बीच में आता है। अगर ये वाला एंगल ले रही होती तो क्या लिखती मैं, PSR। वो वाला एंगल ले रही होती तो क्या लिखती, PRS। लेकिन मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ इसलिए लिखी हूँ मैं RPS, या फिर आप SPR भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, बट P बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल RPS, क्या करना है मुझे इससे, देखो क्या बनेगा, वही अप्लाई कर दो आपका tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। आपका हाइट क्या है आपकी यहाँ पर RS, बेस क्या है आपका PS। RS की वैल्यू क्या है H जो हमने मानी है, PS क्या है हमारा X, और tan थीटा कितना है हमारा tan 30 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, 1/√3। tan 30 कितना होता है 1/√3 और H/X। इससे H निकाल लूँ तो ये X इधर आ जाएगा तो H निकल जाएगा मेरा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ मैं यहाँ से तो H क्या आ गया मेरा X/√3। तो मतलब मुझे एक वैल्यू तो मिल गई है, H किसके टर्म में आ गया है, X/√3 के टर्म में मेरे पास आ गया है। लेकिन ये मिली है मुझे एक ही वैल्यू। पर बेटा हम H नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, हम X के टर्म में निकाल रहे हैं। आपकी मर्जी पड़े आप उसको वैसे लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा कीजिए, देखिए H नहीं निकला लेकिन मेरा भी, आप इस इक्वेशन को यूज करो। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको X के टर्म में भी लिख सकते हो। X क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो X को इधर ले आऊँ और इधर ले आऊँ तो X इक्वल टू आप लिख सकते हैं √3H भी लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई H भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। अब आती है बात नेक्स्ट, इसके आगे कर रही हूँ मैं अब, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल RQS। अब देखते हैं इससे क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका RS/SQ। RS कितना दे रखा है H, SQ कितना दे रखा है 100 माइनस X, और tan थीटा कितना है 45 डिग्री। सो व्हाट विल हैपन, 45 tan 45 कितना होता है 1H/100 माइनस X। दो इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। पर बेटा एक बात बताओ, अगर मैं H भी निकाल लेती हूँ और यहाँ भी H निकाल के मुझे करना क्या, कुछ नहीं करना, कोई ना कोई ऐसी हिंट होनी चाहिए
मुझे आप भूलिए मत, आपको पता होना चाहिए कि ये x और ये जो 100 माइनस एक्स है, ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है आपका 100 मीटर बन रहा है। समझ रहे हैं आप, क्या बन रहा है आपका ये 100 मीटर। करूँ मैं इसको सॉल्व, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसकी 100 माइनस एक्स, क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर h मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर 100 माइनस एक्स h मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको भी एक दूसरी इक्वेशन बना ली। क्यों बनाई है अभी आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मैं यहाँ ऊपर कर रही हूँ इस चीज़ को, यहाँ देखिएगा ढंग से कि अब मुझे हिंट बताओ। यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा मुझे 100, और यू कैन से PS, या इसको भी छोड़ दो, आप x भी ना लिखो तो चलेगा, आप x की जगह यहाँ पर PS भी लिख के छोड़ सकते हो। x नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप इसको PS के PS भी लिख के छोड़ सकते हो, पर कोई बात नहीं। हमने देखा PS, क्या देखा हमने PS और PS प्लस SQ इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका PQ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर PQ इज इक्वल टू PS प्लस SQ। ठीक है, तो ध्यान से देखो PS क्या है मेरी x, और x की जो वैल्यू है वो h के टर्म में क्या आई मेरी h के टर्म में, या फिर आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं PS एंड PSQ बराबर PQ। इससे आपको बेटर रहेगा समझने में। PS क्या है मेरा x, और x की वैल्यू h के टर्म्स में, h के टर्म्स में लाना है आपको, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको √3h लिख दिया। SQ क्या है मेरा यहाँ पर 100 माइनस एक्स, आप इसको यहाँ बराबर SQ भी कर सकते हैं, और आप इसको बराबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं PS भी लिख सकते हैं। तो SQ मेरा 100 माइनस एक्स क्या है, किसके बराबर है h के बराबर है, किसके बराबर है h के, और ये PQ टोटल क्या दे रखा है मुझे 100। आ गया मेरा h के टर्म्स में आंसर। अब देखो h कॉमन ले लूँ, यहाँ इधर क्या बचा h कॉमन ले लिया तो √3, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 100। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 100। सारे जो नॉन है वो एक तरफ ले जाऊं, इस √3 प्लस 1 को इधर ले आई मैं, निकल गया मेरा। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या रैशनलाइजेशन। कौन सा तरीका है आपका इसके पास, रैशनलाइजेशन। मैं इसको मिटा रही हूँ ताकि मैं इसको यहाँ लिख सकूँ। रैशनलाइजेशन मेरे पास बन चुका है h इज इक्वल टू 100 √3 प्लस 1। जब भी ऐसा दिख जाए आपको इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, रैशनलाइजेशन √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। आपको सभी को रैशनलाइजेशन आता होगा कि अपोजिट साइन से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस नीचे वाले के जस्ट अपोजिट साइन से। यहाँ पर √3 1 लिखा है मैंने, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया। अब आप करो सॉल्व इसको, ये ऊपर वाला बन रहा है 100 √3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ 100 √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। तो 100 √3 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 से कटेगा कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ गया 50 √3 माइनस 1। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 करके यहाँ लिख सकते हो, और -1 करके इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.732 आ जाएगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपकी हाइट दी हुई है और अब तक हमारी हाइट चल रही है मीटर में, तो इसका आंसर भी किस में आएगा मीटर में, क्योंकि जो यूनिट मीटर में चल रही है तो यहाँ भी मीटर बनेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ये मीटर में चल रही है तो यहाँ किलोमीटर बन जाएगा, या यहाँ पर यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है यहाँ मीटर बन जाएगा। नो, हमेशा यूनिट सेम रहती है पूरे क्वेश्चन की। थोड़ा सा
क्वेश्चन अजीब था बट बहुत अच्छा था। बच्चे मोस्टली इसमें क्या करते हैं, गलतियां कर जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है हमारा। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5? एग्जाम्पल नंबर 5 इज दैट ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक कार है, कोई स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। गोस टूवर्ड अ टावर, कोई एक टावर है लंबा सा, साफ दिख रहा है कि टावर है, तो मतलब एक बात हो चुकी है, टावर है तो मतलब इसे खड़ा कर दो। और स्ट्रेट रोड है तो कहीं ना कहीं हमारी क्या है, ये स्ट्रेट रोड। कहा कि कार मूव करती हुई आ रही है, मीन्स ये क्या हो गई आपकी, इसको स्ट्रेट रोड मान लीजिए। कह रहा है कि कोई कार है, कार क्या करती आ रही है, कार यहाँ से कहीं से मूव करती हुई आ रही है, किसकी तरफ, इस टावर की तरफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ये कह रहा है कि एट ए डिस्टेंस ऑफ कितनी, 500 मीटर। कि कार मूविंग करती हुई आ रही है स्ट्रेट रोड पर टावर की तरफ, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर। कहाँ से, यहाँ से कार ने मूव करना शुरू किया, किसकी तरफ, ग्राउंड पर, रोड पर, टावर की तरफ, जो कि कितनी दूर है, 500 मीटर डिस्टेंस पर है। नेक्स्ट है आपका ड्राइवर ऑफ द कार। जो इस कार में जो बैठा ड्राइवर है, कार की डायरेक्शन ऐसी है तो मतलब ड्राइवर इधर की तरफ देखेगा ना। तो जो कह रहा है कि ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। वो कार वाला इधर से आ रहा है और उसने उसको टावर को देखा ऊंचाई पर, तो ऊंचाई पर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो यूँ कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री। जहाँ से उसने कार स्टार्ट करी वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है उसका, 30 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है आगे, आफ्टर ड्राइविंग द कार, जहाँ से स्टार्ट किया उसने, ये तो बात थी। अब उसने ड्राइविंग की, उसके बाद में आफ्टर द ड्राइविंग द कार फॉर 10 सेकेंड, जैसे उसने 10 सेकेंड पार किए, मतलब गाड़ी चला रहा था, 10 सेकेंड तक उसने गाड़ी चलाई, 10 सेकेंड तक उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री रहा। 10 सेकेंड बाद उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या बदल गया, वो टुवर्ड्स टावर, देन ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर बिकम 60 डिग्री। जैसे उसने 10 सेकेंड की डिस्टेंस पार करी तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, मैं मान लो 10 सेकेंड, यहाँ पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बन गया यहाँ पर 60 डिग्री। उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या बन गया यहाँ पर, 60 डिग्री बन गया। क्या बन गया यहाँ पर, 60 डिग्री। कहने का मतलब क्वेश्चन ये था, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, आपको निकालनी है स्पीड। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ना ही तो यहाँ पर कुछ हाइट पूछी है, ना यहाँ पर कोई बेस पूछा है, ना यहाँ पर कोई एंगल पूछा है। ये कोई नई 4th टर्म आ गई है, वो कैसे आ गई है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका नाम दे दो कोई ABC, और यहाँ पर इसको कोई नाम दे दो D। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि कोई एक टावर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कार है जो कि स्ट्रेट रोड पे चल रही है। अब रोड ऊपर तो होने से रहा, रोड यहाँ तो नहीं हो सकता, ना ही रोड ये हो सकता है। रोड हमेशा जमीन पर ही होगा और जमीन हमारा बेस होता है। हाइट, जो ऊंचाई पर कोई चीज़ होती है, लाइक दीवार बोल लो आप, ये हाइट में क्या क्या आएगा, दीवार बोल लो, पेड़ बोल लो, कोई टावर बोल लो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ बोल लो, कोई बिल्डिंग बोल लो जो हाइट पर खड़ी हुई है, उसके लिए हम हाइट यूज़ करेंगे। कोई स्लॉप वाली चीज़ होगी तो उसके लिए स्लॉप यूज़ करेंगे। बट बेटा ग्राउंड, कॉमन सेंस की बात है, रिवर पानी में ही होती है, रोड भी पानी में है, रोड भी मतलब नीचे की तरफ ही मिलेगा। तो रोड भी क्या है मेरा बेस। तो रोड पर हमारी कार जो चल रही है तो कह रहा है कि वो टावर की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स टावर। क्या बोल रहा है वो, टूवर्ड्स टावर का मीन्स कि वो टावर की तरफ जा रही है। सो कार ने स्टार्ट किया तब वो जो ड्राइवर था टावर की जो ऊपर टॉप व्यू को देख रहा था वो, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था उसका, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन ही होता है बेटा ऊपर की तरफ देखना, और वो था 30 डिग्री। एंड व्हाट इज सेइंग दैट, इज सेइंग दैट आफ्टर द 10 सेकेंड्स ऑफ द ड्राइविंग द कार इट बिकम 60 डिग्री। एंगल क्या बन गया आपका,
एंगल बन गया है 60 डिग्री। तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स मिल चुके हैं और ये है अपनी हाइट ऑफ द टावर। क्या है ये? हाइट ऑफ द टावर। ये क्या है? हाइट ऑफ टावर। ओके, सो व्हाट आई डू एट दिस टाइम, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? स्पीड ऑफ द कार। अब स्पीड का कोई रिलेशन ही नहीं है हाइट से और इससे। सो व्हाट आई डू, दिमाग लगाइए अपना, क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस अगर मेरे पास हो, ये टाइम मैम दिया तो है 10 सेकेंड, पर मुझे बताओ एक बात, ये 10 सेकेंड किसका टाइम और कितने का टाइम है? ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस पूरी इसको मान लो लिख दूँ 10 सेकेंड, ऐसा कैसे बोल सकती हो आप? यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है 10 सेकेंड, ए से लेकर के डी तक का टाइम है 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस भी किसकी होनी चाहिए? ए से लेकर डी तक की। मतलब अगर मुझे ये ए डी मिल जाए ना अगर, तो क्या मिल जाएगी मुझे? मेरी स्पीड मिल जाएगी जो आपको निकालनी है। क्या ढूंढना है? मतलब मुझे ढूंढना है यहाँ पर ए डी ढूंढना है। तो ए डी निकालना है तो मतलब इसको क्या मान लूँ मैं? एक्स मान लूँ, क्योंकि मेरे पास ये नहीं गिवन, मेरे पास पूरी गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया इसको एक्स। तो बताओ ये क्या बन जाएगी अब आपकी? ये बन जाएगी 500 माइनस एक्स। बिल्कुल पहले जैसा वाला क्वेश्चन बन गया। अब तो कुछ भी नहीं है, बट वहाँ पर क्या था? दो ट्राइंगल थे। अब इससे कैसे निकालोगे? ये कोई ट्राइंगल है क्या? ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है आपका ACD। हाँ, पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूँ, कैसे निकालूँ? सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये पूरा के पूरा एक एंगल बना हुआ है, 30 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है आपका CAB। क्या है आपका? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं लिख दूँ यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल CAB से क्या होगा? फ्रॉम लगाना मत भूलिए। फ्रॉम CAB tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी इस ट्राइंगल की हाइट क्या है? BC अपॉन क्या दे रखा है आपको? AB। अब बताओ BC कितना है मेरा? H। AB कितना है? 500। और tan कितना? थीटा कितना है? 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 500। बताओ इससे मेरा H क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 500 इधर चला जाएगा। यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है इस वाले को। क्यों? क्योंकि मुझे नॉन एक तरफ लेकर आने हैं। तो बताओ मेरा H क्या निकल जाएगा यहाँ से? 500/√3। तो आपको एक इक्वेशन मिल चुकी है। कहने का मतलब मैंने हाइट निकाल ली है, हाइट मेरे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट मुझे करना है मेरा नया वाला काम, जो उसमें मैं करूँगी। एक काम तो हो गया हाइट निकालने का। क्यों निकाली मैंने हाइट? क्योंकि इस ट्राइंगल का मैं यूज़ नहीं कर सकती। देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब इसका यूज़ करने का, सिर्फ मैं इससे इस वाले एंगल का तो एक ही यूज़ था मेरे पास, इस पूरे से हाइट निकाल लेना। लेकिन मैं इसका तो यूज कर सकती हूँ। ध्यान से देखो, अब मेरे पास अगर हाइट आ गई, एंगल है मेरे पास, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ये निकल जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो कि इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, बट इसको तो है ना। क्यों है? क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका ये बन रहा है क्या? बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये वाला एंगल बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल है? तो आप एक्स तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक्स में तभी निकाल पाती जब हाइट होती, एंगल होता और मेरे पास क्या होता? बेस। तो ये एक्स नहीं निकाल सकती। बट ये वाला तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 60 डिग्री है मेरे पास, बेस भी दे रखा है, हाइट भी, बट ये अननोन है। अब अगर मुझे ये एज पता चल जाता है इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो क्या मेरा एक्स नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। मुझे तो निकालना ही एक्स है, क्योंकि मेरे को एक्स ही चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रही हूँ, आप समझ आया मैंने क्यों किया? ये इसीलिए किया। अब लो आप फ्रॉम कौन से वाले राइट एंगल ट्राइंगल से? CDB से। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल CDB क्या करना है मुझे? आपको tan 60 डिग्री
क्या बन गए, tan 60 डिग्री। सी बी सी कितना है, बी सी अपॉन बी डी, बताओ बी सी कितना है आपका, हाइट, हाइट है आपकी 500√3, ये आपकी बी सी आई है। अब नीचे देखो बी डी कितनी आई है आपकी 500 माइनस एक्स, और tan 60 क्या होता है आपका √3 होता है। क्या होता है आपका tan 60, tan 60 होता है आपका √3। क्या करूँ बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा सा इक्वल इधर लिख लो। मैंने क्या कर रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया इसको √3 मल्टीप्लाई 500 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख दिया है मैंने 500√3। ठीक है, इसको मैं इधर ले गई, मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब बताओ ये √3, या फिर आप जो भी कर रहे हो इसको मैं इधर ले आऊं, 500 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 500 √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या बना लेंगे, 3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये 3 बना लेंगे। तो अब बताओ कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल क्वेश्चन है क्या, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है मेरे लिए। इस 3 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये 1500, 3 5 जा 15, और ये बन जाएगा -3x इज इक्वल्स टू 500, राइट। सॉल्व कर लो इसको, 3x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, 500 माइनस 500 ये इधर आ जाएगा, और 3x को इधर ले जाओ तो 3x इधर चला गया। क्या बचता है, 1000 बचेगा यहाँ पर। कितना बचा ये, 1000 इक्वल्स टू 3x। अब मैं नेक्स्ट यहाँ कर रही हूँ, क्या बचा है मेरे पास, 1000 इक्वल्स टू 3x। तो बताओ x क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा आपको 1000/3। तो x मिल चुका है आपको 1000/3, और मुझे क्या चाहिए था, मुझे यही चाहिए था 1003 मीटर। अब थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो इसको ज़रूरी नहीं हम पॉइंट में लिखें, अभी रुक जाओ। अब निकालनी है आपको मेन, आपका तीसरा वाला काम जो मेन काम है, स्पीड। ये x आ गई है आपकी डिस्टेंस, तो बताओ स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ये वाले डिस्टेंस x अपॉन t। x कितना है आपका 1000/3, और t कितना है आपका 10 सेकंड है। सही भी है, ये मीटर में है और वो सेकंड में है, तो क्या बन जाएगी स्पीड आपकी, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं हम। बताओ ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या लिख दोगे आप इसको 10,000/30, ठीक है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये तो नीचे जाएगा, क्योंकि मेरा डिवाइड तो ये है, ये नहीं। 0 से 0 कट गया तो क्या बचता है 100/3 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते तो आप इसको पॉइंट में आंसर ले आओ, जैसी भी आपकी इच्छा है। कैलकुलेशन तो आप ही के हाथों में है, मेरे नहीं। सो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से आ गया। अब और देखते हैं हम, ये इसने बोला है और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ मिनट में, ये तो मेरी क्या थी मीटर पर सेकंड में। अगर यहाँ पर मैं इसको किसी और चीज़ में लिख दूँ तो क्या हो जाएगी, अलग तरीके से हो जाएगी। तो वो अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें हो जाती है, आप जिस तरीके से चाहो इसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में रखा है, आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर हावर में निकाल लो, चेंज कर लो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में, या फिर इसको किलोमीटर पर मिनट में निकाल लो। आपके बुक में एग्जाम्पल के अंदर किलोमीटर पर मिनट में निकाला हुआ है, आपकी मर्जी जैसा निकाल लो आप। अब आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D फ्रॉम बेस ऑफ द टावर। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर आ गया, बना दो पहले अपना टावर। कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, फ्रॉम 2 पॉइंट C and D फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कह रहा है कि कोई पॉइंट है C से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
और कह रहा है कि एक और पॉइंट है डी, उससे भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। कि दो पॉइंट है आपके, उनसे क्या है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, कि जो ये सी वाला पॉइंट है वो तो कितने डिस्टेंस पर दूर है, ए मीटर पर दूर है, और जो ये बी वाला पॉइंट है कह रहा है कि ये बी पर। ये कह रहा है कि टावर से कोई दो पॉइंट है सी और डी, जो क्या बना रहे हैं आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने का बना रहे हैं। और कहा गया है कि जो सी है वो तो ए मीटर दूर है और जो डी है हमारा वो बी मीटर दूर है। उसके बाद में ये कह रहा है आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, मतलब ये जो ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट बता रहा है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, ये प्रूफ करवा रहा है कि जो टावर की हाइट है वो क्या है हमारी रूट ए बी। आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है। और हाइट क्या हो गई टावर की, ये हो गई हमारी। तो टावर की हाइट दे रखी है मेरे पास, सब चीज़ें दे रखी है। अब मुझे प्रूफ करना है कि h इज इक्वल्स टू क्या होगा रूट ए बी होगा। क्या करूं, मेरे पास जो दे रखा है मैं उसको सॉल्व करूं। सबसे पहले तो ये सी डी, इसको मैं कुछ मान लेती हूँ ए बी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को तो मैं नहीं ले सकती इस वाले एंगल के लिए, लेकिन मैं पूरा ट्राइंगल जरूर ले सकती हूँ। कौन सा, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा बी सी ए। बी सी ए में देखो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा टेन थीटा, थीटा का थीटा ही लिख लिया मैंने, बेस अपॉन सॉरी हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है h, बेस कितना है a, क्या बन गया यहाँ पर। आप चाहो तो इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो बी ए अपॉन सी ए। बी ए कितना दे रखा है आपका h, सी ए दे रखा है a मीटर, पूरी की पूरी ये वाली, और ये निकल गया आपका टेन थीटा। तो आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया यहाँ पर h अपॉन a निकल गया है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये मिली है अभी तक, तो बाकी और कुछ नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्रॉम ट्राइंगल सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है बी डी ए। बी डी ए में देखो क्या हो रहा है, बी डी ए से बन रहा है 10। अब थीटा क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। अब थीटा यहाँ पर क्या है 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस। तो हाइट कितनी वही h रहेगी, बेस क्या है इसका b मीटर। तो इससे क्या आ गई है हमारी यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आ गई है 1090। अभी इसको सेकेंड इक्वेशन नाम मत दो। 1090 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, हमने फॉर्मूले में पढ़ा है किसके अंदर, इसको दो सेकेंड इक्वेशन नाम। हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखा है 1090 माइनस थीटा कितना होता है आपका कॉट थीटा होता है। अब उसके बाद में बताओ मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। मुझे पता है, क्या मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लूं। मैंने क्या करा है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर लो। देखो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, क्यों किया है पता चल जाएगा। क्या होगा h अपॉन ए मल्टीप्लाई h अपॉन बी, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे तो हम क्या मिलेगा हमें 1। तो मुझे कैसे भी करके इस टेन थीटा कॉट थीटा को एलिमिनेट करना था, और मुझे पता है कि टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई करने पर ही 1 होते हैं। तो देखो कॉट की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया तो ये क्या आ जाएंगे 1 इज इक्वल टू h अपॉन ए मल्टीप्लाई h अपॉन बी। अब बताओ ये प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई। ए बी को इधर ले आओ, a इंटू बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा इस पे अंडर रूट। बताओ हो गया कि नहीं हुआ प्रूफ। एच इज इक्वल टू आपका आ चुका है रूट ए बी, जो भी आपकी आंसर किस में आएगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा सब कुछ मीटर में चल रहा है। सो आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि आपको खुद को करना है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 8,
ये आपके 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको खुद को ट्राई करने हैं। अगर फिर भी नहीं आते, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द आवर एक्सरसाइज 8 एंड देयर आर टोटल 28 क्वेश्चंस। देयर आर टोटल 28 क्वेश्चन ओनली। सो हम लोग वो क्या करना है, इन 28 क्वेश्चंस को फिनिश कर देना है। फिर इसके बाद में हमारी हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट है, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।